हाँ, तो आज अपना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वो कंप्लीट हो जाएगा। बस 2-3 टॉपिक अपने इसमें बच रहे थे, वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन बस आपको मेरे साथ के साथ समझ लेना है। प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन की फॉर्मेट में तैयार कर दिया मैंने, बस मेरे साथ की पढ़ लेना। एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस साथ के साथ ही याद हो जाएगा। फिर परफेक्टली आपको एक शॉर्ट नोट्स का वीडियो दे दूंगा जिसमें सब कुछ ओवरऑल उसमें मर्ज होगा, और फिर संडे को आपके चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो लाइव टेस्ट होगा, बड़ा टेस्ट होगा, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान से आपको प्रिपरेशन करनी है। 4-5 दिन भी आपके पास रिविजन के लिए हैं। ठीक है, आज अपन एक तो ये पढ़ेंगे कि जो इसमें एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल पॉलिसी आई थी। ठीक है, यानी जो एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो पॉलिसी थी, एक नीति थी, जिसको अपन शॉर्ट में ये बोलते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसके बारे में पढ़ेंगे। एक अपन ये पढ़ेंगे कि इंडिया एंड कोल्ड वॉर, यानी भारत और शीत युद्ध, इन दो के बीच में क्या क्या बेनिफिट्स रहे, मतलब शीत युद्ध में या फिर कोल्ड वॉर में इंडिया का क्या मतलब रोल रहा उसके अंदर, बेसिकली नेहरू जी का, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। वहाँ से भी 2022 में, मतलब 2022 में भी आया था, तो वो भी अपन देख लेंगे थोड़ा सा और देख लेंगे गुट निरपेक्ष के बारे में, यानी जो अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसके बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेंगे। तो मतलब मोस्टली ईजी सा टॉपिक है, थोड़ा मेरे साथ के साथ आपको पढ़ना याद हो जाएगा। हेडिंग आप लगा सकते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, मतलब कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में कोई भी अगर कोई व्यवस्था या फिर ऑर्डर आता है तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि इस पॉलिसी के बनने के पीछे, मतलब ये शुरुआत कहाँ से हुई, इसका ये आइडिया लोगों के पास में आया कहाँ से। तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जो धारणा का जो जन्म हुआ, द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको अपन NIEO बोलते हैं, ये सबसे पहले जो इसकी धारणा का जन्म हुआ, मतलब ये कैसे बनी, तो ये आपको सीधी सी बात है कि अपन ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बेसिकली बनाई गई थी गुट निरपेक्ष के जितने भी कंट्री थे, यानी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो कंट्री आते थे उनके लिए, क्योंकि मोस्टली वो अंडर डेवलप्ड थे, यानी कि अल्प विकसित देश थे, पूरे डेवलप्ड थे नहीं, और गरीब लोग थे, इसलिए ये व्यवस्था, ये पॉलिसी लाना बहुत ज़रूरी था, ये भी इसके लिए बनाई गई थी। तो ध्यान रखना, मेरे साथ ही पढ़ लो, याद हो जाएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देश अल्प विकसित देश थे। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी, इसलिए आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। मतलब कि जो हमेशा जो भी आधे विकसित, जो अल्प विकसित होते हैं, मतलब कि जो अपन बात करें इसके अंदर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होती है, उसका एक ही प्रॉब्लम रहती है कि वो इकोनॉमिकली कैसे मजबूत हो, इसके लिए कुछ काम करे जाते हैं, कैसे गरीबी को या पॉवर्टी को ख़त्म करें। यानी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिसको अपन LDCs भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज was to be more developed economically and to lift their people out of poverty, कैसे उसको गरीबी से बाहर निकाला जाए, ये काम किया था। और इसके लिए सबसे मेन काम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश में जब गरीबी हटानी है तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा, आर्थिक विकास करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ले ली अपन ने। फिर किसी भी देश का बगैर विकास के, बगैर टिकाऊ बोल दो चाहे, बगैर टिकाऊ विकास की कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता। ये तो ज़रूरी, किसी भी कंट्री को अगर स्वतंत्र रहना है तो उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इन विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट ए कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री। ठीक है, जब केदिया के साथ आज़ादी मिल गई कि केदिया साहब भारत आज़ाद है, और अगर भारत में गरीबी है, पॉवर्टी है, या फिर एजुकेशन है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब, वो किस तरह की आज़ादी है, वो क्या स्वतंत्र होता है। मतलब किसी भी कंट्री का जब तक डेवलपमेंट नहीं है तो वो कोई आज़ाद नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास गरीबी तो क्या करना पड़ेगा, धनी देश जो हैं, जो रिचर कंट्री हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनसे हमें क्या करना पड़ेगा, उन पर डिपेंड रहना पड़ेगा अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो। ठीक है, इसमें वे उपनिवेशक देश भी बन सकते हैं। उपनिवेश का मतलब उसके गुलाम बन सकते हैं, जैसे अंग्रेजों ने हमें उपनिवेशक बना रखा था। ठीक है, वो चीज़ है। तो ये है कि इट वुड रिमेन डिपेंड ऑन द रिचर कंट्रीज, हाँ ये रहा, इंक्लूडिंग द कॉलोनियल पावर्स। हो सकता है कि गुलाम बन जाए, वो उपनिवेशक बन जाए। सो द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन, यानी कि इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसकी जो धारणा है उसका जन्म कैसे हुआ, तो आपको यहाँ से ये लिखना है, एक ये 3-4 लाइन ये और 3-4 लाइन ये। ठीक है, दोनों मीडियम आपको मिल गया। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि जो आपकी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो कैसे, इसका ओरिजिनेट कैसे हुआ, इसकी ये कैसे बनी, इसका जन्म कैसे हुआ, तो ये आपको पॉइंट निकलना 2 मार्क्स में। एक बात ये होगी, और दूसरा फिर इसी में ये लिख देंगे अपन, ये पॉइंट इसी का है वैसे तो, कि इसके लिए कुछ प्रयास किए गए, किसके द्वारा प्रयास किए गए वो भी अपन जानेंगे कि 1972 में UNO
संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन हुआ था एक, ठीक है, जिसमें ना यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं अक्टाड। अब हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखना, आपको इस अक्टाड की फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी, हो सकता है 1 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। इसमें एक टुवार्ड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ये हेडिंग थी, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जो ये रिपोर्ट बात करेंगे उस रिपोर्ट में क्या था, तो ध्यान रखना, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट इन 1972 एंटाइटल्ड टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस नाम से ये शीर्षक क्या था, टुवर्ड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी यहाँ से ये पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ये हेडिंग थी, ठीक है, ये हेडिंग थी उसके अंदर। और इसमें एक रिपोर्ट रखी गई थी, देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या था। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि जो ये 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, अब उसी रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, है ना, तो 2 तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो इस नाम की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, या तो ये आ सकता है इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, ये आ सकता है, या फिर यह आ जाएगा कि 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, या फिर आ सकता है कि जो रिपोर्ट थी, इन दिस रिपोर्ट उसके अंदर क्या बात लिखी हुई थी। सारी की सारी बातें अपन इसी टॉपिक पे कर रहे हैं, 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसकी सबसे पहले एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, ये रिपोर्ट थी, इस शीर्षक इस हेडिंग से रिपोर्ट रखी गई थी। इस रिपोर्ट में क्या क्या था वो देख सकते हैं, मैंने पॉइंट बना दिए हैं। पहला पॉइंट ये था कि जो अल्प विकसित हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। जैसे कि हमारे ऊपर सपोज अंग्रेजों का राज था, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें होती, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जो भी नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें होती थी, ज़मीन हो, सब कुछ अंग्रेज हड़पते थे, यहाँ आके ज़बरदस्ती टैक्स लेते रहे, इनके बाप की ज़मीन हो, जबकि ज़मीन हमारी होती थी, तो वो यहाँ आके हमारी प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करते थे। लेकिन इन्होंने जब ये पॉलिसी है तो इसमें ये कहा गया कि आपकी प्राकृतिक या नेचुरल खुद की ज़मीन है तो आप खुद यूज कर सकते हो। गिव द LDCs मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रोल ओवर द देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। जो वेस्टर्न कंट्रीज है डेवलप्ड है पश्चिमी, वो जो आपका ऐसा कंट्रोल यूज करते थे, आप उस नेचुरल रिसोर्सेज को आप खुद यूज कर सकते हो। एक तो ये बात रखी गई इसमें। दूसरी बात ये रखी गई कि जो लीस्ट डेवलप्ड देश है, मतलब अल्प विकसित जो देश है, उनकी पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, ठीक है, और वे अपना सामान खुद बेचेंगे। अब अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ से कच्चा माल रॉ मटेरियल ले जाते और वहाँ बना के फिर महंगे दामों में बेचते। अब इसमें यह हो गया कि आप खुद ही अपना यहाँ से माल डायरेक्ट पश्चिम में ले जाके बेच सकते हो खुद, ठीक है, बेच सकोगे। और इस तरह गरीब देशों के लिए तो फिर बेनिफिट हो गया, क्योंकि जब खुद बनाओगे, यहाँ से खुद बेचोगे तो अपना प्रॉफिट खुद के पास रहेगा, ठीक है। तो ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स सो द, ये LDC का मतलब है, हमेशा LDCs का मतलब ये रहेगा कि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज could sell their products and therefore make trade more beneficial for poorer countries। तीसरा, पश्चिमी देशों से हम क्या करते थे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, मशीनरी वगैरह की। यहाँ पर जैसे ऐसा मान लो कि अगर रुई भी काटते, ऊन काटते, या वैसा मान लीजिए कॉटन काटते, तो उसके लिए भी मशीन नहीं थी, धागे के लिए मशीन, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी हो, पश्चिमी देशों से मंगाते थे अपन टेक्नोलॉजी। तो प्रौद्योगिकी अब लागत कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम खुद डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ से खुद ही खरीद लेंगे, काफ़ी बेनिफिट रहता है। एक तो किसी के थ्रू मंगाना है, खुद जाके ले आना, तो रिड्यूस द कॉस्ट टेक्नोलॉजी, ये भी उसी में बात लिखी हुई थी उस रिपोर्ट में कि उसकी भी कॉस्ट थोड़ी कम करेंगे, क्योंकि ये लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, ये अल्प विकसित देश है, इनका थोड़ा इनको ऊपर उठाना ज़रूरी है। चौथी बात थी, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव में बन गया। प्रोवाइड द LDCs विथ ए ग्रेटर रोल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जब हम खुद अगर उधर जाएंगे इस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में, खुद यहाँ के गरीब लोग या अगर बिजनेस करेंगे तो खुद की थोड़ी पहचान बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। और इसी के परिणाम स्वरूप हुआ क्या था, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था वो उस पर आर्थिक दबाव समय बन गया। वो मतलब उसके ऊपर ये प्रेशर आ गया कि अब हमें ये पॉलिसी अपनानी चाहिए और मतलब ऐसा हमें खुद कुछ काम करना चाहिए। एज ए रिजल्ट द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बिकम इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप, ठीक है। और फिर लास्ट में 2-3 लाइन में जानबूझ के एक्स्ट्रा लिखिए, आप ये भी लिख देना कि इससे स्पष्ट होता है कि जब शीत युद्ध अपने चरम पर था, ठीक है, जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर था, तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों को आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन अगर आ जाए, पहली बात तो ये कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा था, पूरी बात को ध्यान से सुनना।
इस रिपोर्ट में क्या लिखा था, तो 4 बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई थी। एग्जाम यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फिर क्या इसका मेन इंपॉर्टेंट शक्तिशाली क्या मेन इंपॉर्टेंट रोल था, तो वो भी इसी में ही है, तो भी यही आंसर आपको लिखना है। इसलिए मैंने 3 लाइन लिख दी है। इट इज़ क्लियर दैट द व्हेन कोल्ड वॉर वॉज इट्स पीक, जब वो पीक पर था, तो द अल्टरनेटिव टू द नॉन अलाइनमेंट, मतलब तीसरी दुनिया, एक तीसरा अल्टरनेटिव, तीसरा ऑप्शन लोगों को दिया, तो वो दिया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने, यानी कि हमारे जो ये अपना हिंदी में बोलते हैं इसको अपन गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने। ठीक है, लोगों के पास 3 ऑप्शन हो गया, एक यूएसए था, एक यूएसएसआर था, दो महाशक्तियाँ थी सुपर पावर, और तीसरा गुटनिरपेक्ष कि जो अल्प विकसित हैं, लीस्ट डेवलप्ड है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं और अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये लिख देंगे अपन टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट played an important role in making the third world countries economically and technologically powerful। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अपना कंप्लीट हो गया। फिर है भारत और शीत युद्ध, ये भी एक चीज़ अपनी क्वेश्चन बचा हुआ था, जो अपन को इसी वीडियो में डाल दिया। जो भी चीज़ें बच गई वो आज कंप्लीट हो जाएगी, कि अपन ने शीत युद्ध कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, लेकिन भारत के प्रेफरेंस में अपन देखें तो भारत और शीत युद्ध का मामला क्या है। अगर आप कंपैरिजन करें कि भारत का क्या रोल है उसमें, कैसा भी देख सकते हो, तो एक्चुअल में देखो भारत की जो शीत युद्ध के प्रति जो नीति थी, जब पॉलिसी थी, तो भारत की पॉलिसी न तो नकारात्मक थी, ऐसा भी नहीं कि नेगेटिव थी, और न ही निष्क्रियता की थी। नहीं, ऐसा नहीं कि भाई उसके अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करना, मतलब इंडियाज़ पॉलिसी वॉज नेदर नेगेटिव और नॉर पैसिव। ऐसा भी नहीं है कि उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, गलत होगा तो इंटरफेयर भी करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव हर बार नेगेटिव, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता का कोई पलायन की नीति नहीं है। मतलब आप ये मत सोच लेना कि हम गुटनिरपेक्षता हैं, मतलब हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करते हैं, तो ये मत सोच लेना कि यूएसएसआर से हम अलग हो जाएंगे, यहाँ से पलायन कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारी पलायन की नीति नहीं है। अगर आप गलत करोगे तो हम टोकेंगे आपको, ठीक है, हम भागेंगे नहीं। यानी कि नेहरू रिमाइंड दैट द वर्ल्ड दैट नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट ए पॉलिसी ऑफ एस्केप। ठीक है, यहाँ से एस्केप या पलायन करने की नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि भारत ने दोनों गुटों के बीच जो मौजूद मतभेद थे, कभी यूएस और यूएसएसआर को, दोनों के बीच में उनको कम करने की कोशिश की और युद्ध का रूप लेने से रोका। हमने काफ़ी बार हमारे जैसे नेहरू जी वगैरह की पॉलिसी ने, नेहरू जैसे बड़े महान लोगों ने वहाँ पर जाके उनको समझाए, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है समझाने से। तो इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंसेस दैट एक्साइटेड बिटवीन 2 फैक्शंस, या फिर आप कह सकते हो 2 सुपर पावर्स, एंड प्रिवेंटेड इट फ्रॉम टेकिंग द फ्रॉम ऑफ वॉर, यानी युद्ध से उनको टाला बचाया। ये शीत युद्ध के बारे में और भारत के बारे में था। एक लाइन और लिख देंगे कि नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया। यानी कि नेहरू जी ने ये जताया था कि हम एक सेपरेट गुटनिरपेक्षवादी लोग रहेंगे, और जो स्वतंत्र है, जो नई नई इंडिपेंडेंट कंट्री आ रही है और वो सब आई है यहाँ पर परस्पर मतलब सहयोगी, मतलब एक दूसरे का हेल्प करते हुए हम साथ में रहेंगे। यानी कि नेहरू एक्सप्रेस डीप फेथ इन ए ट्रू Commonwealth of independent and mutually cooperative nations, which played a positive role not only in ending the Cold War। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने शीत युद्ध तो चलो ख़त्म नहीं कर पाए हम, लेकिन बट इट लूजनिंग इट्स ग्रिप, जो इसकी जकड़ थी शीत युद्ध में, कैसे लोगों को जकड़ दिया था, उनकी सोच चेंज कर दी थी, आपस में कैसे वो मतलब बेर बन गए थे, उस सोच को सकारात्मक करने में, उसकी जकड़ को थोड़ा ढीला करने में पॉजिटिविटी हमने रोल किया था। तो 3 पॉइंट हमारा शीत युद्ध में है। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो 1, 2 और 1, 2 इंग्लिश वाले भी, और ये तीसरा पॉइंट बहुत परफेक्टली आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी, मेरे साथ में समझ में आपको आ गया होगा। फिर एक क्वेश्चन और है काफ़ी बढ़िया, और ये शायद 2022 में आया था कि आपके मतानुसार गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत का हित साधन किया, कोई 2 तर्क दीजिए। अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट सर्व्ड इंडियाज इंटरेस्ट, गिव एनी 2 आर्ग्यूमेंट्स। बिल्कुल सही है कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, इसने खुद का भला देखा, ये बात सही भी है, हाँ बिल्कुल देखा। तो आपके हिसाब से ये कह रहे हैं कि भारत ने खुद का हित साधा है, कहते हैं ना, खुद का हित, खुद का इंटरेस्ट लिया इसमें, तो कोई 2 तर्क देना है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन बनाया कि गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को मिलने वाले 2 लाभ, ऐसा कह सकता है कि कौन से 2 बेनिफिट हुए हमें गुटनिरपेक्षता से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से हमें कौन से 2 बेनिफिट हुए, तो भी यही है। ठीक है, द फॉलोइंग आर द 2 बेनिफिट्स दैट इंडिया विल गेट फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। पहला तो ये हुआ कि इस नीति के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय निर्णय ले सका जिससे उसका हित साधता था, न कि महाशक्तियों का। देखो हमारी, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का मतलब है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका मतलब ये है कि हमारी खुद की एक फॉरेन पॉलिसी होगी, एक खुद की विदेश नीति होगी। ना तो हम यूएसए के पास जाएंगे, ना यूएसएसआर के पास जाएंगे, खुद की पॉलिसी होगी जिसमें, और हम वही पॉलिसी अपनाएंगे जिसमें हमारा बेनिफिट हो।
तो हमें इस चीज़ का मौका मिला, और जो जहाँ पर हमें फ़ायदा लगा हम वैसी पॉलिसी करी, और जहाँ पर हमें लगा, क्योंकि दोनों महाशक्तियाँ थी, यूएसए और यूएसएसआर दोनों सुपर पावर थे, हमें जो ठीक लगा हम उसके पास में भी गए, ऐसी बात नहीं है। सेकंड पॉइंट वही है, इस नीति को अपनाने के कारण भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति के तो विरोधी अगर हो गया हम, तो दूसरे की निकट आ सके, ऐसी कंडीशन रखी थी। ऐसा मतलब इसकी भी हाँ, इसकी भी हाँ, बीच में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हाँ ना में काम चला लिया, और जरूर मतलब दुश्मनी मोल ली नहीं, और थोड़ी बहुत हाँ ना काम चला लिया, जरूरत पड़ी इसके पास, जरूरत पड़ी इसके पास, ठीक है, दोनों हाथों में लड्डू वाली बात है, वो चीज़ है। तो ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ दिस पॉलिसी, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन इन सच ए पोजिशन दैट व्हेन वन सुपर पावर अपोज्ड इट कैन कम क्लोजर टू द अदर सुपर पावर। तो ये चीज़ थी, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, और 2 मार्क्स में आगे भी अगर आ जाता, रिपीट हो जाता, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर, इसके ज़्यादा इसमें और है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, और ये अपने बुक के जो चैप्टर के पीछे दे रखे हैं वो क्वेश्चन है, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो आजकल इररिलेवेंट होता जा रहा है। इस पर आपको बात आपसे पूछ रहा है कि गुरुनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टेटमेंट दैट नाम हैज़ बिकम इररिलेवेंट टुडे, गिव रीजन टू सपोर्ट योर ओपिनियन। कुछ ऐसा जवाब या तर्क दीजिए जिसमें ये बात सही साबित हो जाए, या फिर ये बात गलत है तो गलत साबित कर दो, ये चीज़ है। देखते हैं आंसर। पहले अपन आंसर लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे कि वर्तमान में कैसा है नाम, कैसा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, रिलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एट प्रेजेंट। अभी की अपन बात करें तो गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। देखो शीत युद्ध 1990 में खत्म हो जाता है, और 1900 हालांकि उसको कंप्लीटली 1991 में माना जाता है जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था, यूएसएसआर जब टूट गया था। कंप्लीट 15 देश मैंने बता दिए थे, तो 15 कंट्री में यूएसएसआर जब टूटा, उसके बाद में जैसा रशिया भी निकला, उसके बाद में इसको शीत युद्ध कंप्लीटली फाइन माना जाता है। लेकिन अगर 1990 भी है तो भी गलत नहीं है। ये आपकी कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, टेंशन नहीं लेना। 1990 भी सही है, 1991 कंप्लीट वो भी सही है। तो 1990 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में शीत युद्ध का अंत हुआ, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तब जाके ये मतलब कि हो गया मामला। तो इसके ध्यान समझना कि द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट furnished in context of Cold War, the end of the Cold War in the early 1990s and the disintegration of Soviet numbers in 1991, यानी 1991 में उसका जब विघटन हुआ। तो अब ध्यान से समझना, उसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और प्रभावकारिता में थोड़ी सी कमी आई थी। जैसे ही यूएसएसआर के 15 देशों में टुकड़े हुए, तो थोड़ा सा जो हमारी ये जो नाम है इसमें थोड़ी सी कहते हैं नरमी पकड़ी थी इसने उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक नहीं हुआ था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इरेलीवेंट हो गया, इरेलीवेंट नहीं हुआ था, इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। मतलब कि simultaneously the relevance and effectiveness of non-alignment as an international movement declined slightly, थोड़ा मतलब नरमी उसमें थोड़ी कमी आई थी, लेकिन but the non-alignment movement has not become irrelevant, its relevance still remains। और इस बात को हम सही साबित भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं यूएसएसआर टूट गया, सोवियत संघ जब टूट गया तो उसके बाद में थोड़ी सी इसमें कमी ज़रूर आई थी, लेकिन आज भी ये प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। इसका हम आगे लिख रहे हैं यथा, यानी कि जो पॉइंट बताएंगे उसमें पहला पॉइंट है कि गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति में आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है, और यदि यह देश साथ आ जाएं तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। देखो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में कौन आता है? वो देश जो न्यूली मतलब एकदम इंडिपेंड हुए हैं। 120 लोग मैंने आपको बताए थे, आज 8% है, तो वो लोग आ सकते हैं। 120 आज देश आ चुके हैं, सदस्य बन चुके हैं। तो मतलब वो देश जो अभी नए नए विकसित हुए हैं वो यहाँ मतलब जो नए नए स्वतंत्र हुए हैं वो यहाँ पर आते हैं, और वो अपना विकास करते हैं। खुद की एक पॉलिसी होती है, किसी दोनों महापावर के प्रेशर में नहीं रहते हैं, तो आराम से साथ आ जाए तो सशक्त ताकत बन सकते हैं। अगर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सारे देश एक साथ मिल जाए तो बहुत बड़ी ताकत बनी जा सकती है। तो नॉन अलाइनमेंट रेस्ट ऑन द रिकॉग्निशन एंड कंट्रीज दैट हैव बीन liberated from colonial status have historical linkage and can become a powerful force if these countries come together। अगर साथ में आ जाए तो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। फिर दूसरा कि कोई भी देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं, कितनी बड़ी छूट है, यानी कि एनी कंट्री कैन अडॉप्ट इट्स ऑन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। दो बड़ी चीज़ है। मतलब ये क्या बता रहे हैं अपन, ये वो कारण है कि आज भी जो ये गुटनिरपेक्षता है वो अप्रासंगिक है।
ठीक है, सॉरी प्रासंगिक है, अप्रासंगिक नहीं हुआ है, ये बताएं, मतलब रिलेवेंट है, नो इररिलेवेंट नहीं बना है, ठीक है, ये इररिलेवेंट नहीं बना है, इसका अपन कारण बता दिए दो। तीसरा कारण और बता रहे हैं कि यह आंदोलन मौजूदा जो असमानताएं हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी है, उसको निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिका है। जैसे कि अगर आपको इक्वलिटी चाहिए भाई, वो तो दोनों सुपर पावर है, वो तो अपनी मनमर्जी करेंगे, लेकिन अगर आपको खुद की पॉलिसी बनानी है, खुद का डेवलपमेंट करना है, खुद को आज़ाद रखना है, तो आप यहाँ आ सकते हो। तीसरा विकल्प है आपके सामने, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि द मूवमेंट रेस्ट ऑन द रिजॉल्व द क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर टू डील विथ एक्सिस्टिंग इनइक्वलिटीज एंड टू डेमोक्रेटाइज इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया लोकतंत्र, द इंटरनेशनल सिस्टम। फिर नेक्स्ट, शीत युद्ध के बाद भी इसके सदस्य देशों की लगातार बढ़ती संख्या उसकी वर्तमान प्रासंगिकता को प्रमाण करती है। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि ये अप्रासंगिक है, मतलब कि इरेलीवेंट है? अगर इरेलीवेंट होता तो फिर कंट्री जैसे पहले तो 25 ही थे, 25 से 120 कैसे बन गए? अगर ये अप्रासंगिक होता, इरेलीवेंट होता तो लोग आते कैसे जा रहे हैं? इसका मतलब ये आज भी प्रासंगिक है, आज भी रेलिवेंट है, तभी तो संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, 2011 में 118 थी, अब 120 है, ये चीज़ें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स टेस्टिफाई टू करंट रिलेवेंस इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर, ठीक है। और चौथा है, नवोदित राष्ट्रों का आर्थिक और राजनीतिक विकास भी परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है। द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द इमर्ज नेशंस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन नेचुरल कॉरपोरेशन, यानी कि जो नए नए राष्ट्र अभी आज़ाद होकर आए हैं, उनके लिए एक ऑप्शन है, और वो अपनी आर्थिक, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल अपना मजबूत करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। पांचवा, वर्तमान महाशक्ति अमेरिका के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए भी निर्गुट राष्ट्रों का आपसी सहयोग और भी अधिक आवश्यक है। ये कुछ अपन अब ज्ञान दे रहे हैं कि अगर आपको अमेरिका के प्रेशर से या रशिया के प्रेशर से अगर रहना है तो आप यहाँ आओ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सदस्य बनो, मेंबर बनो, और वहाँ पर इकट्ठे रहो, एकजुट रहो। और जब 120 कंट्री मिलकर रहेगी तो फिर क्या टेंशन है, कितनी बड़ी महाशक्ति हो, एक बार तो डरेगी ना, तो बीच में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच की जो महत्ता है और ज़्यादा बढ़ेगी, वो आवश्यकता है उसको। रिमेन फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेजेंट सुपर पावर अमेरिका, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन ऑफ नॉन अलाइन्ड नेशंस इज इवन मोर नेसेसरी फॉर दिस प्लेटफॉर्म ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज इसेंशियल, ठीक है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। छठा, यह नीति आज भी गुटनिरपेक्ष देशों की सुरक्षा, सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। अगर गुटनिरपेक्ष नीति नहीं होगी तो फिर इसमें जितने मेंबर है वो उनकी सुरक्षा, सिक्योरिटी की गारंटी नाम ही तो लेता है, ठीक है। दिस पॉलिसी इज स्टिल नेसेसरी टू मेंटेन द सिक्योरिटी, ऑनर एंड प्रेस्टाइज ऑफ नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज, ठीक है। तो ये सब 6 कारण हैं जिस हमने इसका जवाब दिया इस बात का कि आज भी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वो रिलेवेंस है, मतलब वो आज भी प्रासंगिक है, अप्रासंगिक नहीं है, नॉन रिलेवेंट नहीं है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, पूरे 6 नंबर में भी आए तो आप आंसर ये लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दोनों महाशक्तियाँ यूएस और यूएसएसआर, इन दोनों ने निशस्त्रीकरण पर क्या क्या प्रयास किए, यानी डिसआर्मामेंट एफर्ट्स बाय बोथ सुपर पावर्स, मतलब कि हम इनमें कुछ 4 ट्रीटियाँ करी, 4 संधियाँ करी, इनको तो सीधी सीधी रटनी है भाई, अगर हो सके तो रट लो, क्योंकि ये यहाँ से कोई सी भी 1 या 2 पूछी जा सकती है, और सारी पूछ ले तो फिर थोड़ा सा फिर वो तो है ही है। जैसे पहली सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT, इसको बोलते हैं LTBT, यानी कि LTBT का मतलब है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, LTBT। हिंदी मीडियम वाले भी फुल फॉर्म जरूर याद करके चल जाना, 1 मार्क्स में आ सकती है। पहली बात तो ये कि वायुमंडल, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी, इसके अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध है कि इनके अंदर आपको परमाणु का परीक्षण नहीं करना, समुद्र में नहीं करना, बाहर हवा में नहीं करना, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगी। और बाहरी अंतरिक्ष यहाँ पर नहीं करना, वायुमंडल नहीं करना। प्रतिबंध लगाने की इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए, और ये जो संधि है 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे 2 बनेंगे। LTBT संधि पर सिग्नेचर कब हुए? 5 अगस्त 1963 को हुए। ये प्रभावी कब हो गई, मतलब काम करना कब शुरू कर दिया? तो 10 अगस्त 1963 को। 2 क्वेश्चन टॉप लेवल के। LTBT की फुल फॉर्म क्या है? 3 क्वेश्चन बन गए। यानी कि बैंड न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर, साइंड बाय द US, UK एंड USSR इन मॉस्को, 5 अगस्त 1963 को सिग्नेचर हुए।
और एंटर इनटू फोर्स ऑन 10 अक्टूबर 1963, ये ध्यान रखना। फिर ये भी आ सकता है कितने देशों ने सिग्नेचर किए थे, तो अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, यानी कि यूएसए, ब्रिटेन और यूएसएसआर। ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड, ठीक है, ये बात है। सेकंड है परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि ट्रीटी, एनपीटी। इसका मतलब क्या है, ये संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों, जो परमाणु शक्ति संपन्न देश थे, मतलब जो वीटो पावर वाले थे, एटमी हथियार रखने की अनुमति नहीं देती, ठीक है, उनको एटमी हथियार रखने की परमिशन नहीं देती और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है, यानी कि अलाउज ओनली द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्टॉप्स अदर फ्रॉम एक्वायरिंग देम। मतलब कि अनुमति नहीं देती और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने की तरह रोकती है। पहली बात तो ये, जो एटमी हथियार रखने की अनुमति देती नहीं है उनको, जो जिनके पास में क्या हो, परमाणु शक्ति संपन्न देश हो, उनको क्या आप एटमी हथियार मत रखो। इसके अलावा बाकी जो देश बच जाते हैं उनको हथियार हासिल करने से भी रोकते हैं, आप वो हथियार ले ही नहीं सकते, ये बात है। फिर परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों की परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा विस्फोटक परमाणु सामग्री का निर्माण और विस्फोट किया है। ये इनका मेन मानने का तरीका था कि कौन सा देश परमाणु संपन्न है या परमाणु शक्ति है। एटॉमिक पावर कंट्री कौन सी होगी, 1 जनवरी 1967 से पहले अगर इसने उसको टेस्ट किया है, एटम बम का टेस्ट किया है, तो वो परमाणु शक्ति में आ जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सीधा डीप अंदर, ठीक है। यानी कि अलाउज ओनली, ये हो गया वेपन स्टेट, ये हो गया अपने पढ़ लिया, एंड स्टॉप्स अदर इक्वेटिंग देम। और फॉर द पर्पज ऑफ एनपीटी ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट इज वन विच हैज़ मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सप्लोर्ड ए न्यूक्लियर वेपन्स और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस prior to 1 जनवरी 1967। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। 1 जनवरी 1967 से पहले अगर आपने कोई एटम बम का या परमाणु का कुछ परीक्षण किया है तो आप परमाणु शक्ति में आएंगे, एटम पावर में आएंगे, वरना नहीं। ये इनका मेन जरिया था। फिर है इस परिभाषा, अब बताओ कौन कौन से, ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि 1 जनवरी 1967 की अकॉर्डिंग कौन कौन से देश परमाणु शक्ति के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आने वाले 5 देश थे, अमेरिका, सोवियत संघ, बाद में इसका नाम रशिया हो गया, आप जानते ही हो, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ठीक है। इनको परमाणु शक्ति संपन्न माना गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, यूएस बोलते यूएसएसआर, लेटर रशिया, उसके बाद में रशिया बन गया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। फिर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और ये संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावित हो गई। हर संधि की डेट जरूर याद रखना कि वो इफेक्ट में कब आई, काम करना कब शुरू किया, तो 5 मार्च 1970 को। और इस संधि को 1995 में अनियमित काल का और बढ़ा दिया गया था। अनियमित काल का मतलब है कोई लिमिट नहीं, आगे तक ये काम करती रहेगी। कब बढ़ाया था, 1995 में। 3-4 क्वेश्चन बन गए। 1 जुलाई को वाशिंगटन, लंदन, इसमें सिग्नेचर हुए, इफेक्ट 5 मार्च को काम करना शुरू किया, 1995 अनियमित काल के लिए बढ़ गई। फिर ये भी पूछ लेंगे किसको महाशक्ति माना गया, तो 1 जनवरी 1967 इस डेट से पहले, ठीक है, ये बातें हैं। तो यानी कि अपन बात करेंगे साइंड इन वाशिंगटन, लंदन एंड मॉस्को इन 1 जुलाई 1968, एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 5 मार्च 1970, एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली इन 1995। 1995 के बाद में इसको अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब ये काम करती रहेगी, कोई फिक्स डेट नहीं है। फिर तीसरी है सॉल्ट फर्स्ट बोलते हैं शॉर्ट में, वैसे सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स, ठीक है, इंग्लिश में स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, साल्ट फर्स्ट। हिंदी वाले भी ध्यान रखना, साल्ट फर्स्ट के नाम से आता है। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखनी, सबकी फुल फॉर्म याद करनी है। जो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण सन 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ। ध्यान रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद करनी पड़ेगी। सोवियत संघ के नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। इसने मॉस्को में 26 मई 1972 को निम्नलिखित समझौतों पर दस्तखत किए। अभी आगे पढ़ेंगे अपन। यानी कि द फर्स्ट राउंड ऑफ द स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स बिगन इन नवंबर 1969। द सोवियत लीडर, उसका नाम था लियोनिड, ये जो अपन पढ़ा, लियोनिड ब्रेजनेव एंड यूएस प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। इन्होंने साइन किया था मॉस्को में 26 मई 1972 को। एक ट्रीटी करी थी, उस ट्रीटी में क्या क्या बातें रखी गई अपन पढ़ लेते हैं। डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि ये जो वार्ता का पहला चरण कब शुरू हुआ, तो ये हुआ नवंबर 1969 को।
निक्सन में सिग्नेचर कब किए? 26 मई 1972 को। वेरी इंपॉर्टेंट, इस सिग्नेचर में, इस समझौते में क्या क्या बातें रखी गई वो देखो। तो अपन देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट है इसके अंदर। पहला पॉइंट है परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि, ABM ट्रीटी, सीधी सीधी याद करना है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ABM ट्रीटी 1। नंबर 2 है सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतरिम समझौता 2, यानी कि एंट्रीम एग्रीमेंट ऑन द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, ये 2 है। और फिर लास्ट में जो लाइन लिखी है अपनी, लास्ट में लिखना है आपको, ये 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुए। कौन से? दोनों समझौते। एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 3 अक्टूबर 1972, बस ठीक है। फिर बात करें नंबर 4 की। देखो ये नंबर 3 था, तीसरे में ही 2 पॉइंट है, ये दोनों थर्ड के पॉइंट है। ये नंबर 4 है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड, यानी जिसको मैं स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स सॉल्ट सेकंड बोलते हैं इसको। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स सेकंड, यानी कि सॉल्ट सेकंड बोलते हैं इसको। यानी कि वार्ता का चरण सन 1972 के नवंबर महीने में शुरू हुआ था, वापस टाइम वही है, नवंबर 1972 को हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बार चेंज है, जिमी कार्टर है, और सोवियत संघ के नेता हैं वो वही है, लियोनिड ब्रेजनेव। वियना के अंदर 18 जून 1979 को, 18 जून 1970, सारी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक डेट इंपॉर्टेंट है। सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए थे कि जितने भी घातक हथियार हैं वो अपन नहीं बनाएंगे, ठीक है। द सेकेंड राउंड स्टार्टेड इन नवंबर 1972। द US प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एंड द सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव signed the treaty on the limitation of strategic offense arms in Vienna 18 जून 1979। एक एक डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 5th है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट, यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि, जिसको अपने स्टार्ट फर्स्ट बोलते हैं, स्टार्ट फर्स्ट। ये शॉर्ट नेम जितने भी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट फर्स्ट क्या है, फुल फॉर्म याद कर लेना, स्टार्ट फर्स्ट। स्टार्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये ट्रीटी साइन बाय द USSR प्रेसिडेंट इस बार है मिल्खेल, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे USA के, और सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे गोर्बाचोव। पूरा नाम मिखेल गोर्बाचोव है, एक ही बात है, गोर्बाचोव बोल दोगे तो भी चलेगा। 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या की कमी लाने के लिए संबंध हस्ताक्षर किए थे। डेट याद रखना 31 जुलाई 1991। किन किन के बीच में? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और ये USSR ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे गोर्बाचोव। इन दोनों के बीच में 31 जुलाई 1991 को समझौता हुआ। और किस बात पर समझौता हुआ, किस बात पर एग्रीमेंट हुआ? कि जो घातक हथियार हैं उनकी संख्या में हम क्या करेंगे, कमी लाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 6 है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकंड, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि स्टार्ट सेकंड। देखो ये स्टार्ट फर्स्ट था, स्टार्ट फर्स्ट, ये स्टार्ट सेकंड। ये किन किन के बीच में हुआ? ये वापस वही है, घातक हथियारों वाला वही सेम रहेगा। बस याद ही रखना है कि ये जो राष्ट्रपति थे, रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, ठीक है, और अमेरिकी राष्ट्रपति वही थे जॉर्ज बुश, ठीक है। इनके बीच में मास्को के अंदर हुआ 3 जनवरी 1993 को, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद क्या रखना है, किन किन के बीच में हुआ। राष्ट्रपति एक तो जॉर्ज सीनियर बुश थे, अमेरिका राष्ट्रपति थे, और रशिया के थे येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन। इनके बीच में कब हुआ वो डेट जरूरी है। कौन से देश के प्रेसिडेंट थे, क्योंकि बाकी जो एग्रीमेंट जिस पर हुआ था वो तो घातक हथियार उन पर ही हुआ था, लेकिन मेन चीज़ है डेट और कौन कौन से राष्ट्रपतियों के नाम, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनकी फुल फॉर्म, स्टार्ट सेकंड की फुल फॉर्म में देख लेना। फिर है, ये अलग सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने सोचा कि ये भी ले लेते हैं, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कि शीत युद्धकालीन द्विध्रुवीय विश्व की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ द कोल्ड वॉर बाइपोलर वर्ल्ड, यानी कि जो द्विध्रुवी बन गया था USSR, इनके कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस फेस हुए वो अपन देख लेते हैं। 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा लोड नहीं लेना। कि विश्व 2 प्रमुख गुटों में बट गया, ये अपन को पता है। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका करा था और एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ करा था। कब से? जब शीत युद्ध के दौरान, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर फैक्शंस, या फिर मेजर पावर्स, सुपर पावर्स। वन फैक्शन वॉज लेड बाय द अमेरिका एंड द अदर फैक्शन वॉज लेड बाय द सोवियत यूनियन। लेकिन हुआ क्या? लेकिन शीत युद्ध के दौरान द्विध्रुवीय विश्व को चुनौतियां मिलना शुरू हो गई, और ये चुनौतियां निम्नलिखित थी, ठीक है। यानी कि बट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इट वॉज बाइपोलर। द कोल्ड वॉर स्टार्टिंग फेस चैलेंजेस, दीज चैलेंजेस वर द फॉलोइंग। कौन कौन से चैलेंजेस अपन देख लेते हैं, सिर्फ नाम याद करना है। एक तो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये अपने पहले पढ़ लिया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये तो है ही है। एक तो ये भी चैलेंज था, क्योंकि ये दोनों एक तो USA था, एक USSR था। इन दोनों को जो नहीं मानते वो बन गए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो ये इनके लिए बड़ा चैलेंज हो गया। दूसरा,
नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो मैंने अभी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। तो इनकी ज़्यादा ज़रूरत रही नहीं, लोग काफ़ी खुद समझने लग गए और अपना खुद का बिजनेस करने लगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। तीसरा थोड़ा सा ये है वह कि साम्यवादी गठबंधन में भी थोड़ी सी दरार पड़ गई थी। जो सोवियत संघ इकट्ठे थे यूएसएसआर, उसमें थोड़ी दरार पड़ गई थी कि साम्यवादी चीन है ना, चीन की 1950 के दशक में सोवियत संघ थोड़ी अनबन हो गई थी, ठीक है। डेट भी याद रखना 1950 में। और 1971 में हुआ क्या, जो अमेरिका है, अमेरिका ने चीन के नज़दीक आने के प्रयास किए और इस प्रकार साम्यवादी गठबंधन में दरार पड़ने से भी द्विध्रुवीय विश्व को थोड़ी बहुत चुनौतियाँ सामने आई, ठीक है। तो ये भी देख लेना, द कम्युनिस्ट अलायंस। तो कम्युनिस्ट चाइना ब्रोक अप विद द सोवियत यूनियन इन 1950s। इन 1971 अमेरिका मेड एफर्ट्स टू कम क्लोजर टू चाइना, दस रिफ्ट द कम्युनिस्ट अलायंस ऑल्सो चैलेंज द बाइपोलर वर्ल्ड। तो ये छोटा सा था, 2 मार्क्स में देखना चाहो देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अपने ओवरऑल चैप्टर का सब कुछ अपने कर लिया है। 6 या 7 पार्ट इसके बने हैं। अब इसके बाद में शॉर्ट नोट्स का वीडियो आएगा, उसके बाद में फिर ये परफेक्टली आपका टेस्ट होगा। टेस्ट काफ़ी बड़ा होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। ओके।